हेलो एवरीवन, कैसे हो सब कुछ बढ़िया। ओके। तो आज है हमारा डे 45 का जो मैराथन है उसका डे 2 चल रहा है ना। अब देखो, पहले हम पेपर 1 कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि पेपर 1 का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है और पेपर 1 बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं क्योंकि यहाँ पर 50 क्वेश्चंस आते हैं और उनमें से आपको 40 प्लस जो क्वेश्चंस के आंसर है उसे टारगेट करना है। तो हमारा क्या स्ट्रैटेजी रहेगी कि हम पहले पेपर 1 जो है उसका सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, आप सोच लो कि हम हर एक यूनिट को 3 डेज़ का टाइम देते हैं, 3 डेज़। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मुझे लगता है आप लोग कर लेंगे। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हम जोड़ भी ले तो यहाँ पर 30 डेज़ चला जाएगा, है ना। और 45 डेज़ का तो मैराथन ही है। तो हम आज से कोशिश करेंगे कि हम पेपर 2 का भी एक मैराथन सेशन 1 घंटे का ही होगा। मैराथन मतलब 2-3 घंटे चलता जाए ऐसा नहीं होगा। कोशिश करेंगे कि 1 से 2 घंटे के अंदर ही ख़त्म कर दे एक एक क्लास को। तो पेपर 2 का क्लासेस भी आज से शुरू हो जाएगा। ठीक है, पेपर 2 का भी हम यूनिट वाइज मैराथन जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखो, पेपर 1 पेपर 2 हम कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जब हमारा सिलेबस हम 30 डेज़ में कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हमारा जो सेशन शुरू होगा वो होगा एमसीक्यू का और पीवाईक्यूज़ का। ठीक है, हम इतना सा कर सकते हैं, इतना सा हो जाएगा तो ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, पिछले क्लास में जो हमारा पहला क्लास था लॉजिकल रीजनिंग का, उसमें हमने क्या किया, हमने पूरा का पूरा जो फैलेसी आता है लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, जो पूरा का पूरा फैलेसी आता है उसे हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जो पूरा का पूरा फैलेसी आता है उसे हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, और भी जितने सारे टॉपिक्स हैं उनमें से 4 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। अगर ये क्लास आपको देखना है तो आपको डे 1 का क्लास में जाना है। ठीक है, हाँ। तो अब देखो, आज हम जो करेंगे, आज हम 4 टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे लॉजिकल रीजनिंग में। ठीक है, और ऐसा हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे आप लोग हो जो वीडियो पर आते हैं, ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो। क्यों क्यों भाई, क्यों, क्या हो जाएगा, एक लाइक कर दोगे तो, एक लाइक और सब्सक्राइब अगर कर दोगे ना, कमेंट कर दोगे ना, देखो आप लोग बहुत इंटेलिजेंट तो हो, तो आप लोगों से छुपाने लायक है नहीं मेरे पास कुछ भी। अब देखो, ऐसा नहीं है कि एक चैनल जो है वो रात भर में ग्रो कर जाता है और मैं उनसे बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगती हूँ, ऐसा है नहीं। अब देखो, पढ़ाने का शौक़ मुझे बहुत पहले से था, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन मैं जब क्लास 10 पास की ना, मेरे रिज़ल्ट भी नहीं निकले थे, तब से मैं होम ट्यूटर रही हूँ। उसके बाद मैंने कोचिंग किया है, कभी बताऊँगी मेरे बैकग्राउंड के बारे में। लेकिन पढ़ाने की शौक़ मुझे आज भी है और कल भी रहेगा। पता नहीं मैं ज़िंदगी में प्रोफेशनली कहाँ पर जाऊँगी। अभी तो मैं स्कॉलर हूँ, अब देखते हैं ये इस फील्ड में मैं कितना सक्सेसफुल हो पाती हूँ। कोशिश तो करूँगी कि हो जाऊँ, अगर नहीं भी हो पाती हूँ तो मैं टीचर ही बनूँगी। तो देखो, अगर आप लोग आज से मेरे साथ जुड़े रहोगे, आज से मुझसे पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो अगर लाइक शेयर या सब्सक्राइब या फिर एक कमेंट भी कर दोगे ना, तो क्या होता है कि अब एक टीचर को ऐसा लगता है कि हाँ चलो स्टूडेंट्स है और वो लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अभी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे कि मैम जो 100 टॉपिक्स है उनके ऊपर आप वीडियो डाल दो। देखो, 100 टॉपिक्स के ऊपर वीडियो डालना उतना मुश्किल नहीं होता है ना। मैं 10 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स का हर एक सेशन से ले ही लेती, लेकिन देखो जो मैं ये 45 डेज़ का सीरीज़ कर रही हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा डिटेल्ड है। अब देखो, अब डिटेल अगर आप क्लास करोगे, 1-1 घंटे का क्लास होगा, 1-1.5 घंटे का, उसमें अगर आपका सारा टॉपिक कवर हो रहा है तो क्यों आपको ये छोटा छोटा सेशंस करने हैं। हम करेंगे, हम ये सेशंस भी करेंगे, लेकिन इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम। ठीक है, जून का जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा 30 के बाद हम ये सेशन शुरू करेंगे। अभी मैराथन करके सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद बस पीवाईक्यूज़ और एमसीक्यूज़ पर ध्यान दो। ठीक है, अब देखो, क्लास जब हो जाए, जब नोट्स बन जाए, उसके साथ साथ ना रिवीजन कर लो।
ठीक है। तो देखो क्या होगा, अब देखो सुबह में सोचो कि आपने एक क्लास कर लिया, आपका एक क्लास का मैराथन हो गया, ठीक है। वो क्लास ख़त्म करने में मैं सोच ही लेती हूँ कि कम से कम 3 घंटा आपका टाइम लग गया नोट्स बनाकर सब कुछ करने में। उसके बाद क्या करो, थोड़ा रेस्ट ले लो, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद आके 1 घंटे में वो रिवाइज कर लो। फिर जब शाम हो तो उसके बाद और एक मैराथन की क्लास कर लो 3 घंटे का, उसके बाद फिर से रेस्ट लेके 1 घंटे का जो है ना रिवाइज कर लो। अब देखो यूट्यूब पर या फिर बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ से हम लोग भी पढ़े हैं, ऐसा नहीं है हम कुछ और करे थे, हमने भी पढ़ा है। लेकिन आखिरी में ना जब मेरा नेट क्वालिफाई हुआ था तब मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि ये लोग ना बहुत ज़्यादा वीडियोस डालते हैं, क्योंकि हम लोग एंजाइटी पर होते हैं ना, इतना ज़्यादा वीडियोस हर एक चैनल में आता है, हर एक चैनल PYQs MCQ सॉल्व करे, आप कर नहीं पाओगे इतना, और इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है। एक टारगेटेड अप्रोच रखो ताकि हो जाए। अब देखो ऐसा हो, अब देखो आप 4000 प्लस MCQs PYQs टारगेट तो कर रहे हो, लेकिन इसमें से आपको याद 100 भी नहीं रहा, 100 भी नहीं आता है, तो होगा क्या, कुछ भी नहीं। लेकिन आपने 500 प्लस पेपर 1 का और यहाँ पर 500 प्लस पेपर 2 का रिसेंट पेपर भी अगर आप सॉल्व करें और अगर वो डिटेल में हो तो आपका फ़ायदा इस पे ज़्यादा है, ठीक है। तो हर एक वीडियो को देखना बंद कीजिए, जो पढ़ने का ज़रूरत है पहले उसे पढ़िए, क्योंकि हमारा माइंड ही ऐसा है कि हम कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा फैल सके फैलेंगे, लेकिन वो अल्टीमेट सॉल्यूशन होगा नहीं। ओके, देखिए अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी भी सेट टीचर का क्लास आपको पसंद आ रहा है, आपको लगता है कि आपका सिलेबस जो है वो 70% ऑलरेडी कवर्ड है, तो आप PYQs MCQs करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी वीडियोस, मैं कह रही हूँ कि रैंडमली हर वक्त वीडियो देखकर कोई फ़ायदा होगा नहीं। हमने जो गलती की है, मैं चाहूँगी कि आप वो गलती ना करें। मेरा बस इतना ही लॉजिक था, ठीक है, हो गया। ओके, तो चलो आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे, आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक का नाम अपने नोटबुक पर लिख लो। टुडेज टॉपिक क्या क्या टॉपिक है। पहला टॉपिक रहेगा कॉनोटेशन एंड डिनोटेशन। This is the first topic that we are going to cover. Then we will cover square of opposition, third topic will be moods and figures, ठीक है, and fourth topic would be obverse, converse and what, obverse, converse and contraposition. ओके, चलो देखते हैं अब क्या है कॉनोटेशन, डिनोटेशन। ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने ऑनलाइन ही लिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस समझने के वक्त समझना होगा, ठीक है। ये देखो, ये क्या है, कॉन्वर्स है, ये ऑब्वर्स है, ये कॉन्ट्रापोजिशन। ओके, कीप है ना, हमें रखना है। तो स्लाइड मैंने कुछ ज़्यादा बनाया नहीं है, क्योंकि मैं हैंड रिटन नोट से ही आप सभी को समझा दूंगी। मैंने ये टारगेट लिया है कि PPT से आप कम पर आऊँगी, क्योंकि ठीक है PPT आपको मदद हो जाएगी, इसलिए मैंने देखो एक ही स्लाइड पर ऐड कर दिया है। और 1-2 क्लास होगा और एक क्लास होगा लॉजिकल रीजनिंग का, 3 दिन तो लगेगा ही एक एक यूनिट को कवर करने में, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कोशिश करूँगी कि साथ में ही जो हमारा प्लान है कि साथ में ही कुछ शुरू कर देंगे PYQs MCQs, ठीक है ना, वही सही रहेगा। चलो पहले हम कॉनोटेशन और डिनोटेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब देखो ये होता क्या है,
अब होता क्या है, अब देखो कॉनोटेशन और डिनोटेशन। पहले ये समझ लो, ये लॉजिकल रीजनिंग में किस लिए काम आता है, ताकि आप वर्ड्स की मीनिंग, वर्ड्स समझ सको, उसका मीनिंग समझ सको, उसका इनर मीनिंग भी समझना होगा। ठीक है, कौन से सेंटेंस में किस लिए ये सारे वर्ड्स इस्तेमाल हो रहा है, जस्ट फॉर डेफिनेशन, और जस्ट फॉर डेफिनेशन आप ये लॉजिकल रीजनिंग का वर्ड यूज़ कर रहे हो, या फिर कुछ और एट्रीब्यूट्स के लिए यूज़ कर रहे हो, ये समझना ज़रूरी है इस कॉनोटेशन एंड डिनोटेशन में। इतना तक काफ़ी है, इतना समझ में आया? तो चलो अब देखते हैं कि इन दोनों का मीनिंग क्या होता है। डिनोटेशन, यहाँ पर मैं डिनोटेशन लिख लेती हूँ और यहाँ पर कॉनोटेशन। तो आप मुझसे ये सवाल करोगे कि मैम क्या हमें कॉनोटेशन और डिनोटेशन में बस वर्ड्स हमें दिया जाएगा और हमें समझना होगा कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? तो हाँ, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो तो हमें समझना है, और उसे आप क्या डिनोट करोगे, उसे आप कॉनोटेशन बोलोगे या डिनोटेशन बोलोगे, ये समझना है। ठीक है, इतना तक काफ़ी है। अब देखो, कॉनोटेशन को, डिनोटेशन को हम एक्सटेंशन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन। डिनोटेशन को हम क्या बोलेंगे? इंटेंशन। अब कॉनोटेशन को आप किसके साथ जुड़ोगे? इमोशन के साथ। किसके साथ जोड़ोगे? इमोशंस के साथ, जैसे कि सेफ, काम, है ना, इस तरीके के वर्ड के लिए हम कॉनोटेशन चूज करेंगे। बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देख सकती हूँ, होम। आप कहोगे घर, लेकिन डिनोटेशन में आप इमोशन की कोई जगह नहीं है, ये एक प्रॉपर डेफिनेशन देता है वर्ड्स का। यहाँ पर एक क्या देता है? प्रॉपर डेफिनेशन देता है वर्ड्स का। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? सेफ, काम, होम, ये सब नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हाउस। ठीक है, हम बोलेंगे हाउस। लिटरल मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक अगर क्लियर है तो बोलो। हम डिनोटेशन को एक्सटेंशन भी बोलते हैं, हम कॉनोटेशन को इंटेंशन भी बोलते हैं, डिनोटेशन को हम बोलते हैं डेफिनेशन के तरफ जानने की कोशिश करते हैं वर्ड्स, कॉनोटेशन को हम बोलते हैं इमोशंस, सेफ, काम फील करना। ठीक है, कॉनोटेशन में हम अगर होम बोलेंगे, डिनोटेशन में वही होता है हाउस। ओके, अब देखो, ये दोनों ही कुछ चीज़ें जो है इन दोनों में सिमिलर होता है। हम इन दोनों को अगर डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो वो दो वर्ड से डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक होता है इंक्रीजिंग और एक होता है डिक्रीजिंग। ओके, इतना तक हो गया। इंक्रीजिंग हम एक को कहेंगे इंक्रीजिंग और दूसरे को क्या कहेंगे? डिक्रीजिंग। ठीक है, अब देखो, हम अगर इसे इंक्रीजिंग डिनोटेशन लिखेंगे तो उसका उल्टा क्या होगा? डिक्रीजिंग कॉनोटेशन। क्लियर है इतना? अगर हम एक चीज़ को इंक्रीजिंग डिनोटेशन लिखेंगे तो हम दूसरे को क्या लिखेंगे? डिक्रीजिंग कॉनोटेशन। एक दूसरे की ऑपोजिट होते हैं, एक दूसरे की क्या होते हैं? ऑपोजिट होते हैं। इंक्रीजिंग डिनोटेशन, दूसरा वाला क्या हो जाता है? डिक्रीजिंग कॉनोटेशन। अब देखो, इंक्रीजिंग डिनोटेशन का मतलब ही होता है कि आप नैरो से ब्रॉड की तरफ जा रहे हो। ठीक है, आप नैरो से कहाँ जा रहे हो? ब्रॉड की तरफ जा रहे हो। तो डिक्रीजिंग कॉनोटेशन में क्या होगा?
ब्रॉड से कहाँ जाओगे, नैरो की तरफ। क्लियर है इतना। इंक्रीजिंग डिनोटेशन, अगर डिनोटेशन इंक्रीज कर रहा है तो वो नैरो से कहाँ जा रहा है, ब्रॉड की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर डिक्रीजिंग कॉनोटेशन हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, ब्रॉड से नैरो की तरफ आ रहा है। ठीक है, इतना तक क्लियर है। पीपीटी में एक बार देख लो। इंक्रीजिंग डिनोटेशन, इंक्रीजिंग डिनोटेशन और डिक्रीजिंग डिनोटेशन। जब हम डिक्रीजिंग डिनोटेशन लिखेंगे, देखा मैंने फिर से उल्टा बोल दिया। अब देखो, इंक्रीजिंग डिनोटेशन का मतलब होता है कि जेनरलाइज करना, जेनरलाइज करना। ठीक है, क्या होता है, जेनरलाइज करना। हाँ ठीक ही बोला है मैंने, उल्टा नहीं बोला है। डिक्रीजिंग डिनोटेशन का मतलब होगा स्पेसिफाई करना, मैंने ठीक ही बोला है, उल्टा नहीं है। इंक्रीजिंग डिनोटेशन होगा तो नैरो से हम कहाँ जाएंगे, ब्रॉड की तरफ। डिक्रीजिंग कॉनोटेशन उल्टा हो रहा है तो ब्रॉड से हम कहाँ जाएंगे, नैरो की तरफ। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल दें, सोचो पैरोट। ठीक है, ये एक बर्ड है। ये कौन से ये सारे के सारे क्या है, लिविंग बीइंग्स है। क्या है, लिविंग बीइंग्स। और ये सब किस में आता है, एनिमल्स में आते हैं। इतना तक क्लियर है क्या। नैरो से ब्रॉड की तरफ हम चले गए। हम यहाँ पर क्या करें, ये सब को हमने जेनरलाइज करने की कोशिश की है ना। हम नैरो से ब्रॉड की तरफ जब जाने लगे, हम इसे क्या करने की कोशिश की, हम इसे जेनरलाइज करने की कोशिश की। हमने पैरट, फिर बर्ड, फिर लिविंग बीइंग्स, फिर एनिमल्स। ये एनिमल्स क्या हो रहा है, ये जेनरलाइज टर्म्स है। क्लियर है इतना, इतना तक क्लियर रहेगा क्या, इतना समझ में आ गया। ओके, उसके बाद देखो डिक्रीजिंग कॉनोटेशन, इसका मतलब क्या है, डिक्रीजिंग कॉनोटेशन इसका मतलब क्या है, हम ब्रॉड से नैरो की तरफ जाएंगे। ठीक है, हम किस तरफ जाएंगे, ब्रॉड से नैरो की तरफ। डिक्रीजिंग कॉनोटेशन इसका मतलब क्या है, डिक्रीजिंग कॉनोटेशन। ओके, अब इसमें क्या आएगा, अब देखो इसमें क्या आएगा, उल्टा लिखेंगे हम, है ना। ब्रॉड से हम नैरो की तरफ जाएंगे तो एनिमल पहले आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, लिविंग बीइंग्स आ जाएगा। ओ माय गॉड, माय हिंदी इज सो बैड गाइस, आई डोंट नो व्हाट टू डू विथ इट। चलो सीख जाऊंगी मे बी, है ना। फिर बर्ड्स आएगा, फिर पैरट। इतना तक क्लियर है, इतना तक क्लियर है क्या। अब देखो, मैंने यहाँ पर इंक्रीजिंग डिनोटेशन की एग्जाम्पल से बोला, यहाँ पर डिक्रीजिंग कॉनोटेशन की एग्जाम्पल से बोला। अब हम दूसरा वाला भी देख लेते हैं। हम यहाँ पर डिक्रीजिंग डिनोटेशन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम ब्रॉड से हम कहाँ जाएंगे, बोलो, नैरो की तरफ जाएंगे, है ना। मतलब जनरल से हम कहाँ जाएंगे, स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर जाएंगे। सिमिलरली इधर भी हम क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग कहाँ, इंक्रीजिंग कहाँ, इंक्रीजिंग डिनोटेशन, इंक्रीजिंग डिनोटेशन के तरफ जाएंगे। सॉरी, इंक्रीजिंग कॉनोटेशन उल्टा होगा ना, इसीलिए इंक्रीजिंग कॉनोटेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम नैरो से ब्रॉड की तरफ जाएंगे। इतना तक क्लियर है। नैरो क्या होता है, नैरो स्पेसिफिक होता है, ब्रॉड क्या होता है, जेनेरिक होता है ना। जेनेरिक होता है, जनरलाइजिंग होता है, जनरल टर्म्स होता है। इतना तक क्लियर है क्या, ठीक है। ओके,
तो कॉनोटेशन और डिनोटेशन अगर आपको समझना है तो यही आपको पहले याद रखना होगा, ठीक है। अब देखो स्लाइड जो है वो थोड़ा आपको बोल देती हूँ। डिनोटेटिव स्केल मतलब एक्सटेंशन होता है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, लिख लो, ये साइट वाइट मत देखो सब। हाँ, डिनोटेशन रिफर्स टू द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अ टर्म कवर्स। जो हमारे डिनोटेशन है वो क्या करते हैं, हम जितने भी सारे टर्म्स को कवर करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को कवर करते हैं, वो ये बोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखो एनिमल, एनिमल में हम कितने सारे एनिमल्स को हम देख सकते हैं, एनिमल्स में तो सब कुछ आ जाता है ना। हाँ, तो वही हम कह रहे हैं कि यहाँ पर डिनोटेशन का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें एक ही टर्म में। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ए टर्म विथ वाइडर स्कोप अप्लाइज टू मोर ऑब्जेक्ट्स एंड देयरफॉर हैज ग्रेटर डिनोटेशन। ब्रॉडर कैटेगरी the greater its denotation and greater denotation, ओके। जैसे कि लिविंग बीइंग हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, लिविंग बीइंग हो गया, उसके बाद क्या है एनिमल हो गया, बर्ड हो गया, उसके बाद क्या है स्पैरो हो गया। जेनरलाइजिंग, हम जेनरलाइज कर रहे हैं। इंक्रीजिंग डिनोटेशन मतलब हायर डिनोटेशन की बात कर रहे हैं। क्लियर है, इतना तक क्लियर हो गया ना, ठीक है। डिक्रीजिंग डिनोटेशन का मतलब देखो क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ये लोग लिविंग बीइंग से क्या आ रहा है, इसमें एनिमल पर, एनिमल से बर्ड पर, फिर यहाँ पर स्पैरो पर आ रहा है। अब देखो जनरल टर्म जो होता है ना वो ब्रॉडेस्ट होता है, ग्रेटर होता है। ब्रॉडर द कैटेगरी द ग्रेटर इट्स डिनोटेशन। इतना तक याद रहेगा क्या, वेरी गुड। अब देखो ये वाला क्या है, डिनोटेशन का मतलब होता है लिटरल मीनिंग, कॉनोटेशन का मतलब होता है इमोशनल मीनिंग, ठीक है। डिनोटेशन इज द ऑब्जेक्टिव डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ ए वर्ड, इट्स अ न्यूट्रल, स्टैटिक एंड जनरली एग्रीड अपॉन subjective, cultural and emotional association beyond the definition. It depends on intent and context. Clear है इतना, okay. अब देखो डिनोटेशन एंड कॉनोटेशन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया। कॉनोटेशन एंड डिनोटेशन, इंक्रीजिंग डिनोटेशन मतलब हो रहा है जेनरलाइजिंग, डिक्रीजिंग डिनोटेशन का मतलब होता है स्पेसिफाइंग, इंक्रीजिंग कॉनोटेशन का मतलब होता है एडिंग एट्रीब्यूट्स, डिक्रीजिंग कॉनोटेशन का मतलब होता है रिमूविंग एट्रीब्यूट्स, ओके। बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से समझते हैं। इंक्रीजिंग डिनोटेशन हमने अभी पढ़ा ना, क्या होता है, हम लोग नैरो से ब्रॉडर की तरफ चलते हैं, मतलब छोटे चीज़ से हम बड़े चीज़ों की तरफ जाने लगते हैं, छोटे चीज़ से हम बड़े चीज़ों के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग डिनोटेशन। लेकिन इंक्रीजिंग डिनोटेशन के साथ हम अगर देखें तो डिक्रीजिंग कॉनोटेशन क्या होगा, सेम होगा, रिमूविंग एट्रीब्यूट्स, रिमूविंग एट्रीब्यूट्स। इसका मतलब क्या है कि हम पर्सनल तो ज़्यादा रहेंगे नहीं तो उसे जनरलाइज कर देंगे। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, नैरो टू ब्रॉड कॉन्सेप्ट ही हो रहा है। डिक्रीजिंग डिनोटेशन का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर ब्रॉड से नैरो की तरफ जा रहे हैं, इंक्रीजिंग कॉनोटेशन का मतलब भी ब्रॉड से नैरो की तरफ जा रहे हैं। इतना तक क्लियर है क्या, समझ में आया। इतना तक समझ में आया क्या, डिनोटेशन और कॉनोटेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो बोलो, हम थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उस क्वेश्चन के मदद से हम करेंगे। देखो ये ऑनलाइन ना अवेलेबल है, ऑनलाइन में एक टेक्स्ट बुक ऐप है, बहुत ही अच्छा है, आप लोग देख सकते हो। वैसे ये स्पॉन्सर तो होगा नहीं टेक्स्ट बुक का, क्योंकि वो लोग हमें तो अभी जानते भी नहीं होंगे, लेकिन वहाँ से लिया है,
तो देख लेना। अब मुझे मिल नहीं रहा था, तो अगर अलग से टाइप करेंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा ना, तो वहाँ से मैंने खुद ही टाइप किया है, ऐसा नहीं है वो लोग आके करके दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो इंक्रीजिंग कॉनोटेशन बोल रहा है। हमने क्या पढ़ा था कि इंक्रीजिंग डिनोटेशन, इंक्रीजिंग डिनोटेशन में क्या हो रहा था कि नैरो से ब्रॉड की तरफ जा रहे थे, ठीक है। तो डिक्रीजिंग कॉनोटेशन में क्या होता, डिक्रीजिंग डिनोटेशन में क्या होता, ब्रॉड से हम नैरो की तरफ जाते, और ये किसके साथ सिमिलर होता, इंक्रीजिंग कॉनोटेशन के साथ। तो इंक्रीजिंग कॉनोटेशन में भी हम कहाँ जाएंगे, ब्रॉड से नैरो की तरफ। क्या इतना तक क्लियर है? इंक्रीजिंग कॉनोटेशन में हम क्या करेंगे, ब्रॉड से नैरो की तरफ जाएंगे। क्लियर है ना इतना? तो अब देखो सबसे ब्रॉड क्या होगा, वेनिकल। उसके बाद क्या आएगा, वेनिकल के बाद कार्ड। इतना तक क्लियर है? उसके बाद क्या आएगा, इलेक्ट्रिक कार्ड। और उसके बाद क्या आएगा, टेस्ला मॉडल। ये समझ में आ गया क्या? ओके, ठीक है। Which of the following has the least denotation? सबसे कम डिनोटेशन क्या होता है? डिनोटेशन का और एक मतलब होता है एक्सटेंशन। सबसे कम एक्सटेंशन मतलब सबसे कम जेनरलाइजेशन हम किसे कर पाएंगे? सबसे कम जेनरलाइजेशन याद रहे, बर्ड, स्पैरो, लिविंग बीइंग और एनिमल। देखो स्पैरो को ही हम सबसे क्या करेंगे, सबसे लीस्ट डिनोट कर पाएंगे। डिनोटेशन का मतलब ही होता है क्या, जेनरलाइज करना, ठीक है। ओके, अरेंज अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ कॉनोटेशन। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव कॉनोटेशन, और एक क्या होता है, पॉजिटिव कॉनोटेशन। ओके, नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव, इंटेंसिटी ऑफ कॉनोटेशन क्या होगा। अब देखो कॉन्फिडेंट, यहाँ पर कॉन्फिडेंट को ना हम नेगेटिव से ही देखेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर बोला ही है ना, नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जितने भी सारे वर्ड्स है वो नेगेटिव में ही जा रहा है, या फिर जो लिसनर है उसे नेगेटिव ही लेना है। कॉन्फिडेंट, उसके बाद देखो क्या आता है, सेल्फ एश्योरेंस। उसके बाद क्या आता है, एरोगेंट। उसके बाद क्या आता है, कॉन्सिटेट। ओके, कॉन्सिटेट। ओके, इतना याद रखेगा, रहेगा कॉन्सिटेट। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग डिनोटेशन। अब डिक्रीजिंग डिनोटेशन में कैसे हम समझेंगे, पहले ही हमने पढ़ा था, क्या होता है, नैरो टू ब्रॉड होता है। क्या होता है, नैरो टू ब्रॉड होता है डिक्रीजिंग कॉनोटेशन। सॉरी, यहाँ पर ये इतना कंफ्यूजिंग है ना, ब्रॉड टू नैरो होता है, क्योंकि जेनरलाइजेशन कम हो रहा है। तो अगर जेनरलाइजेशन कम होगा, देखो एक आर्टिकल्स के अंदर फुटनोट होता है, तो फुटनोट तो सबसे आखिर में आएगा। फुटनोट कहाँ होता है, आर्टिकल्स के अंदर होता है। आर्टिकल्स के अंदर क्या होता है, पीरियोडिक्स, और आखिरी में क्या होगा, लाइब्रेरी। क्लियर है इतना? वेरी गुड। इतना तक अगर याद रहेगा तो मैं आगे बढ़ूंगी।